बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक सुल्तान। आज का टॉपिक है जैगरी के बारे में। फॉर्म्स ऑफ जैगरी विद मेजर फाइंडिंग्स। सॉलिड जैगरी लम्स की फॉर्म में होती है और उसकी शेल्फ लाइफ होती है 2 से 3 महीने। लिक्विड जैगरी जो है वो सिरप लाइक होता है, यानी शरबत की तरह, और उसकी शेल्फ लाइफ होती है 8 से 9 महीने। एक दानेदार जैगरी होती है जिसको हम ग्रेन्युलर जैगरी कहते हैं, ग्रेन्युलर और पाउडर्ड, उसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड जैगरी। दोस्तों, इस फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो शुगर केन यानी गन्ना जो होता है उसकी सबसे पहले क्रशिंग और जूस एक्सट्रैक्शन का अमल होता है। उससे बगास बनता है जिसको हम गन्ने का छिलका कहते हैं, वो अलग हो जाता है क्रशिंग के दौरान और जूस उसमें से बाहर निकल आता है, यानी जूस एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जूस एक्सट्रैक्शन के बाद जूस को हम अलाउ करते हैं कि उसकी सेटिंग हो, यानी वो नीचे बैठना शुरू हो। तो जूस के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। जूस तो जाहिर है अपनी जगह बरकरार रहेगा जो लिक्विड फॉर्म है, मगर जो उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अगला प्रोसेस जो है वो हीटिंग बॉइलिंग विद क्लैरिफिकेंट्स के साथ होता है। क्लैरिफिकेंट्स वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से इंप्योरिटीज को हम अलग कर देते हैं, यानी इंप्योरिटीज को यहां पे हम स्कम का नाम देते हैं। स्कम इंप्योरिटीज को कहते हैं, वो अलग होना शुरू हो जाती हैं क्लैरिफिकेंट्स की मदद से, और इसके अंदर हीटिंग और बॉइलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है क्लैरिफिकेंट्स की मदद से। इसके बाद जब हीटिंग बॉइलिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है, क्लैरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है, तो फिर कूलिंग का प्रोसेस होता है। कूलिंग के बाद मोल्डिंग होती है, यानी कि सांचों में ढाला जाता है जैगरी यानी गुड़ को। इसके बाद सॉलिड जैगरी बन जाती है, यानी सॉलिड गुड़। उसके बाद फिर मुख्तलिफ साइजेस के जो पैक्स होते हैं उनमें उनको पैक कर दिया जाता है, पैकेजिंग का अमल होता है। पैकेजिंग के बाद फिर स्टोरेज का अमल होता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैगरी। दोस्तों, गुड़ जो है यानी जैगरी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट या एक फ्लो प्रोसेस चार्ट एक और भी शामिल किया हुआ है ताकि आपको मैं बता सकूं कि फ्लो चार्ट्स एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कहीं कहीं फर्क भी है। मिसाल के तौर पे इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो शुगर केन जो है उससे सबसे पहले उसकी प्री क्लीनिंग होती है, यानी गन्ने की सफाई का अमल होता है। प्री क्लीनिंग के बाद क्रशिंग का अमल होता है। क्रशिंग के बाद फिर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन के बाद क्लैरिफिकेशन होती है, यानी जिसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स या हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से हम इंप्योरिटीज को अलग करना शुरू कर देते हैं। ये क्लैरिफिकेशन का अमल जैसे ही मुकम्मल होता है उसके बाद बॉइलिंग का अमल, हीटिंग का अमल शुरू हो जाता है और उससे शुगर के जूस की जो कॉन्सेंट्रेट्स होती है ना वो बनना शुरू हो जाती है। उसका जो कॉन्सेंट्रेट जब बन जाता है गाढ़ा जूस, तो उसके बाद फिर कूलिंग का अमल होता है। कूलिंग के बाद पाउडरिंग एंड ड्राइंग होती है। उसके बाद सीलिंग का अमल यानी छनाई का अमल, उसको छाना जाता है। छानने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के बाद स्टोरेज एंड मार्केटिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च आर्टिकल है द आर्ट एंड साइंस ऑफ जैगरी मेकिंग। ये आप कोई इंटरनेट में अगर देखना चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको टॉपिक का नाम बता रहा हूं, बाकी आप इसकी रिसर्च जो है वो खुद कीजिएगा। ये इस रिसर्च का पेज नंबर 2 है। ये एक रिसर्च पेपर है। गुड़ यानी जैगरी जो है वो 3 किस्मों का होता है, लिक्विड, सॉलिड और ग्रेन्युलर। इस रिसर्च पेपर में यह बात डिस्कस की गई है कि बहुत ज्यादा अगर हम शुगर लेंगे, चाहे वो गुड़ ही की किस्म में क्यों ना हो, चाहे वो गुड़ की फॉर्म में क्यों ना हो, इवन अगर आप जैगरी यानी गुड़ की बात करें तो उसकी वजह से भी दुनिया भर में लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एब्डोमिनल एडिपोसिटी होती है, यानी कि पेट जो है वो निकल आता है। हेपेटिक स्टीरोसिस हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, मिसाल के तौर पर टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मल्टीपल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिनको एडॉप्ट किया जा सकता है ताकि शुगर के कंजम्पशन को दुनिया भर में कम से कम किया जा सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, कंज्यूमर्स हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाइट शुगर पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया जाए। जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, शरबत होते हैं, मीठे शरबत, उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा सकते हैं ताकि इनका यूज, इनका इस्तेमाल, इनकी कंजम्पशन दुनिया में कम से कम हो। दोस्तों, जब हम लिक्विड जैगरी यानी कि माया शक्ल में जब गुड़ होता है ना,
उसकी जब हम बात कर रहे होते हैं लिक्विड जैगरी की, लिक्विड गुड़ की, तो इसमें जो प्रोसेस इसका चल रहा होता है उसमें हम सिट्रिक एसिड एक केमिकल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से होता यह है कि उसकी लिक्विड जैगरी की शेल्फ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाती है, यानी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उससे ये होता है कि उसकी डिटेरियोरेशन का अमल जो होता है, यानी कि गुड़ के खराब होने का अमल जो है वो सुस्त पड़ जाता है, कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। इसके अलावा एक केमिकल होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अलावा बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बुनियादी तौर पे जो केमिकल्स हैं ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम लिक्विड जैगरी की बात करें, यानी माया शक्ल में जो गुड़ होता है, उसमें सक्रोज की परसेंटेज जो है 40% से लेकर 60% तक हो सकती है। इसके अंदर फास्फोरस भी एज अ ट्रेस एलिमेंट हो सकता है। ग्रेन्युलर और पाउडर जैगरी, अब हम दानेदार या पाउडर जैगरी के बारे में बात करेंगे। जो ग्रेन्युलर जैगरी होती है उसमें जो कॉन्सेंट्रेटिंग स्लरी इसकी होती है उसको रब किया जाता है एक वुडन स्क्रैपर की मदद से, ताकि ग्रेन्स की फॉर्म में ना ये बन सके, क्योंकि हमें दानेदार गुड़ बनाना है। अब वुडन स्क्रैपर के साथ जब हम इसको रब करेंगे तो जाहिर है जो वुडन स्क्रैपर के वुडन पार्टिकल्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उसका अंदेशा रहता है। ग्रेन्युलर जैगरी को उसके बाद कूल डाउन किया जाता है और उसकी छिनाई भी होती है। जब हम ग्रेन्युलर जैगरी या पाउडर जैगरी बना रहे होते हैं तो उसमें जो केन जूस होता है, यानी कि गन्ने का जो जूस होता है, उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम चूने का इजाफा कर देते हैं। यह चूना आपको पता है कि एक केमिकल है। इससे यह होता है कि अच्छी क्वालिटी का ग्रेन्युलर जैगरी जो है वो तैयार हो जाता है और उसमें हाई सक्रोज कंटेंट होता है 88.6%। कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ जैगरी एंड शुगर पर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों अगर हम सक्रोज की बात करें तो सॉलिड जैगरी के अंदर सक्रोज 65 to 85 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट होती है। अगर हम लिक्विड जैगरी की बात करें तो इसके अंदर सक्रोज 40 to 60 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट होती है। अगर हम ग्रेन्युलर जैगरी की बात करें तो इसके अंदर सक्रोज का कंटेंट 80 to 90 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट होती है। यानी अगर आप हर किस्म की जैगरी की बात करें तो उसमें सक्रोज जो है परसेंटेज उसकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी सक्रोज इसमें पाई जाती है। और ख्याल रखा जाए कि यही सक्रोज व्हाइट शुगर में भी मौजूद होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो मिलीग्राम्स में होता है। सॉलिड जैगरी में फास्फोरस 4 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट में होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड जैगरी की बात करें तो उसके अंदर फास्फोरस 3 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट होता है। और अगर हम ग्रेन्युलर जैगरी की बात करें तो उसके अंदर फास्फोरस 4 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट होती है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड ट्रीटमेंट इन जैगरी मेकिंग, दोस्तों ये एक रिसर्च पेपर है। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस रिसर्च पेपर में तो इसको आप इंटरनेट में स्टडी कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एसिड जब हम डालते हैं शुगर केन के जूस के अंदर तो उससे जो कलर पिगमेंट्स होते हैं ना वो सब के सब ब्लीच आउट हो जाते हैं, यानी उनका रंग खत्म हो जाता है और उससे जो क्रिस्टल साइज होता है ना जैगरी का वो भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है क्रिस्टल का साइज। ये फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च पेपर है। ये उस रिसर्च पेपर का सेकंड पेज है। ये एक रिसर्च पेपर है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के प्लांट और केमिकल बेस्ड क्लैरिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैगरी की प्रोडक्शन में, यानी गुड़ बनाने का जो अमल होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट और केमिकल बेस्ड क्लैरिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लैरिफायर्स वो होते हैं जो शुगर केन जूस की प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसमें से जो इंप्योरिटीज होती हैं उसकी सफाई कर देते हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैगरी की प्रोडक्शन में। मिसाल के तौर पे लाइम यानी चूना जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका इस्तेमाल न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। इससे जो पीएच लेवल होता है वो बढ़ जाता है, रेस कर जाता है केन जूस का। इसके अलावा एक केमिकल होता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, इसका काम होता है ब्लीचिंग का, ये ब्लीचिंग एक्शन करता है, यानी कि कलर को रिमूव करता है केन जूस के। एक और कंडीशनिंग मेथड के मुताबिक सोडियम फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक केमिकल है। इसका काम ये होता है कि ये गुड़ के अंदर हार्डनेस जो है ना वो पैदा करता है, ताकि वो गुड़ जो है उसकी एक शेप बरकरार रहे और वो जुड़ा रहे आपस में। एक और केमिकल सल्फ ऑक्सिलेट मैग्ना फ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम होता है क्लैरिफिकेशन के अमल को इंप्रूव करना।
यानी द रिमूवल ऑफ सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड सो दैट इट इज क्लियर और ट्रांसलूसेंट। सॉलिड मैटर जो सॉलिड इंप्योरिटीज होती है उनको लिक्विड से बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है, ताकि वो बिल्कुल जो उसका केन जूस है वो क्लियर हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि साफ नजर आए वो। इसके अलावा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का काम होता है शाइनिंग ऑफ द सिरप जो है ना उसको, उसके अमल को रोके। उससे होता यह है कि प्रॉपर क्रिस्टल साइज गुड़ का बन जाता है, डेवलप हो जाता है और उसकी प्रॉपर शेप बन जाती है क्लैरिफिकेशन के अमल के बाद। इसके अलावा ओकरा यानी भिंडी जो होती है सब्जी, उसका म्यूसिलाज बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, भिंडी म्यूसिलाज कहलाता है वो। ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट है और बाइंडर का भी काम करता है। नेचुरल क्लैरिफिकेंट और बाइंडर दोनों का काम करता है। इसके अलावा ग्राउंडनट मिल्क है। ग्राउंडनट मिल्क जो है वो मूंगफली का दूध होता है, ये बाइंडिंग और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट एक और होता है कैस्टर मिल्क, जो कि कैस्टर बीन्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा केन जूस की क्लैरिफिकेशन एक हर्बल क्लैरिफिकेंट की मदद से भी की जाती है, उसको हम डेवला एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इससे लाइट कलर्ड जैगरी बनती है क्योंकि ये इंप्योरिटीज को निकाल देता है सस्पेंशन में से। उसमें जो भी कोलाइडल एजेंट्स होते हैं या क्लरिंग कंपाउंड्स होते हैं जो उसमें जमा होते रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के अमल को रोकने के लिए एक और केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिट्रिक एसिड कहलाता है। इससे जो लिक्विड जैगरी होती है यानी माया शक्ल में जो गुड़ होता है उसमें एक अट्रैक्टिव कलर पैदा हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है, एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है और दूसरा बेंजोइक एसिड है। ये जैगरी के अंदर बतौर प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो डिटीरियोरेट ना हो। उनके खराब होने का अमल जो है वो इन दोनों केमिकल्स की मदद से रुक जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है क्लैरिफिकेशन के अमल को बेहतर करने के लिए। इसका काम ये होता है कि ये इंप्योरिटीज को रिमूव करता है केन जूस के अंदर से। इसमें फर्दर रिसर्च की गुंजाइश है ताकि ये पता चले कि प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला ये केमिकल जो है ये फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए कितना बेहतर है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो सर्कुलेटरी कोलैप्स कर सकता है, यानी खून की जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में उसको कोलैप्स कर सकता है, रोक सकता है। खासतौर पे अगर पेशेंट की क्लेमी स्किन हो, यानी कि स्किन में चिपचिपाहट हो, पसीना आ रहा हो बहुत ज्यादा और उसमें डैम्पनेस हो, गीलापन हो। इसके अलावा वीक हो पेशेंट या रैपिड पल्स उसमें हो सकती है, पेशेंट को वीक कर सकता है, रैपिड पल्स हो सकती है, शैलो रेस्पिरेशन हो सकती है और स्कैंटी यूरिन यानी पेशाब में कमी वाकई हो सकती है। अगर रिपीटेड एक्सपोजर हो जाए फॉस्फोरिक एसिड से तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है जिसमें खांसी भी शामिल है, बलगम भी शामिल है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, यानी सांस जो है उसमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो केमिकल्स जैसे कि लाइम यानी चूना, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोस पाउडर, अगर इन केमिकल्स के ट्रेसेस भी अगर पाए जाते हैं जैगरी के अंदर तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन जैगरी मेकिंग, केमिकल जो कि कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है यानी लाइम, चूना, अगर चूने से बॉडी हमारी कांटेक्ट में आ जाए तो आईज को इरिटेट कर सकता है बहुत सीवियरली और बर्न कर सकता है आईज को और स्किन को भी। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम इसके पाउडर को ब्रीथ कर लें यानी हमारी सांसों में दाखिल हो जाए तो ये हमारे लंग्स को इरिटेट कर सकता है, इससे खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है यानी कि सांस फूलने लगेगी, सांस में दुश्वारी पेश आएगी। अगर हाई एक्सपोजर्स इसके हमारी बॉडी में हो जाए तो उससे फ्लूइड जो है यानी पानी जो है वो लंग्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिससे सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, शदीद दुश्वारी पेश आती है सांस के अंदर। साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन जैगरी मेकिंग, एक और केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, इसको हम सोडियम डिथियोनाइट और हाइड्रोस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला Na2S2O4 है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हेडेक कर सकता है, नोजिया कर सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है, डिजीनेस, मसल क्रैम्प्स, डिसओरिएंटेशन, लाइट हेडेडनेस। हायर लेवल्स अगर बॉडी में चले जाएं तो इससे कोमा, सीजर्स और डेथ भी हो सकती है। साइड इफेक्ट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन जैगरी मेकिंग, लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, लेडी फिंगर म्यूसिलाज जो है वो इस्तेमाल होता है मगर इसके कुछ प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट्स हैं।
जो फाइबर भिंडी में होता है इससे डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे गैस पैदा हो सकती है बॉडी में, ब्लॉटिंग करेगा, ये डायरिया करेगा कुछ इंडिविजुअल्स में। तो थोड़े पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कुछ लोग एलर्जिक जो होते हैं लेडी फिंगर से, वो एग प्लांट यानी बैंगन से भी एलर्जिक होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन जैगरी मेकिंग। अगर हम बहुत ज्यादा ग्राउंड नट्स का इस्तेमाल करेंगे, मूंगफली का, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल से ये होगा कि ब्लड शुगर बढ़ जाएगी और जो हार्मफुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे वेट बढ़ेगा। बॉडी की एबिलिटी जो है वो खराब हो जाती है, हम मिनरल्स फिर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उससे एलर्जीज होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, पोल्यूशन और इम्बैलेंस होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। साइड इफेक्ट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन जैगरी मेकिंग। अब हम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल की बात करेंगे, जिसको हम कैस्टर मिल्क भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल अगर बॉडी में हमारे जाए और गलती से ज्यादा चला जाए तो इससे क्या होगा, ब्लॉटिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, डायरिया होगा, डिजीनेस होगी यानी पेट में गैस होगी, मसल्स में खरोल पड़ जाएंगे जिसको हम क्रैम्पिंग कहते हैं, डायरिया हो जाएगा, डिजीनेस, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, मेदे में दर्द शुरू हो जाएगा, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, उल्टी का अमल शुरू हो सकता है। एक और केमिकल सिट्रिक एसिड हाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। ये जनरली सेफ होता है अगर इसको मॉडरेशन में यानी कि मैनरली के साथ इस्तेमाल किया जाए। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं, डेंटल इरोजन हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स के साथ इंटरैक्शन हो सकता है, यानी दवाइयां आपस में जो है इंटरैक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब हम बात करेंगे एक केमिकल पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की। ये केमिकल आंखों के लिए ठीक नहीं होता, आंखों के लिए क्रोसिव होता है, आंखों में ये खराबी पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन दोनों को इरिटेट कर सकता है। अगर एक्सपोजर हो जाए इस केमिकल के साथ तो एस्मा लाइक रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी दमा जो दमे का असर है वो हो सकता है, या फिर अर्टिकेरिया हो सकता है। सेंसिटिव पर्संस को अर्टिकेरिया का जो अमल है वो बहुत ज्यादा, इसमें सीवियर किस्म की खुजली पैदा होनी शुरू हो जाती है स्किन में जगह जगह। अब हम केमिकल बेंजोइक एसिड की बात करेंगे। इससे क्रैकिंग ऑफ द स्किन हो सकती है, यानी स्किन में जगह जगह क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी, इचिंग, खुजली शुरू हो जाएगी। अगर बेंजोइक एसिड से हाई कंसंट्रेशंस में एक्सपोजर हो जाए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में तो इससे स्किन एलर्जी हो सकती है। एक दफा बेंजोइक एसिड से एलर्जी जो है वो अगर पेशेंट को शुरू हो गई है और फ्यूचर में कभी भी बहुत ही लो किस्म की एक्सपोजर अगर होती है बेंजोइक एसिड से तो इससे खुजली का अमल और स्किन रैशेस का अमल शुरू हो जाएगा। इसमें मैं रेफरेंस दूंगा एक वेबसाइट का जो कि कोरा है। कोरा वेबसाइट में आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें ये सवाल किसी ने पूछा है, इज इट सेफ टू यूज हाइड्रोस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड इन फूड प्रिपरेशन? तो उसमें विष्णु कुमार एस ने जवाब दिया है, हाइड्रोस इज नॉट एट ऑल सेफ व्हेन यूज्ड इन फूड। बांग्लादेश में एक लार्ज स्केल स्टडी हुई थी जिसमें इसके जो ट्रेसेस होते हैं इस केमिकल के, उनकी इंक्रीज्ड कंटेंट कमर्शियल फूड्स में पाई गई थी और माइस में इसको टेस्ट किया गया है जिसमें किडनी प्रॉब्लम लाइक स्वेलिंग जो है वो पैदा हो गई थी, यानी कि किडनीज के अंदर स्वेलिंग, सूजन पैदा हो गई थी। तो इस किस्म के एडिटिव्स जो हैं उनको हम हार्मफुल कंसिडर कर सकते हैं। एक और जवाब अभिषेक सिंह का है, इज सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सेफ? इस सवाल का जवाब अभिषेक सिंह ने दिया है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कैन कॉज हेडेक। इससे सर का दर्द हो सकता है, नोजिया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, मसल क्रैम्प्स यानी मसल्स के अंदर खड़ोल पड़ सकते हैं, डिसओरिएंटेशन हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है। अगर हायर लेवल्स सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के बॉडी में दाखिल हो जाएं तो इससे कोमा, सीजर्स और डेथ भी हो सकती है। अब हम सेफ्टी डेटा शीट जो है उसके मुताबिक बात करेंगे केमिकल की, जो कि कहलाता है सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट डाइहाइड्रेट। इसके बारे में सेफ्टी डेटा शीट में लिखा गया है, डू नॉट यूज फॉर प्रोडक्ट्स विच कम इनटू कांटेक्ट विद फूड स्टफ्स, डू नॉट यूज फॉर प्राइवेट पर्पसेस, हाउसहोल्ड फूड, ड्रिंक एंड एनिमल फीडिंग स्टफ्स। इन्होंने तो बिल्कुल ही इसको मना कर दिया गया कि इसको किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि फूड स्टफ्स कहलाती हैं, और प्राइवेट पर्पस के लिए भी इसको हाउस होल्ड में इस्तेमाल करने से उन्होंने मना किया है। मिसाल के तौर पे फूड के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी भी ड्रिंक के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फूड और ड्रिंक और एनिमल फीडिंग, फूड, ड्रिंक एंड एनिमल फीडिंग स्टफ्स, किसी के साथ भी इसको घर में या किसी भी फैक्ट्री में या कमर्शियल इदारे में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी सेफ्टी डेटा शीट का सेकंड पेज है, उसमें इसको
हैजर्ड क्लास के अंदर शामिल किया गया है इस केमिकल को, क्योंकि ये जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी करता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी करता है। अगर ये केमिकल एसिड के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो उससे टॉक्सिक गैस भी पैदा होती है। अब हम इसी डेटा शीट की पेज नंबर 3 को देखेंगे। उसमें हैजर्ड स्टेटमेंट्स में सेफ्टी डेटा शीट में लिखा गया है सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स। ये केमिकल जो है इसकी ये डेटा सेफ्टी डेटा शीट की इस केमिकल की सेफ्टी डेटा शीट की पेज नंबर 3 में हैजर्ड स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स, सस्पेक्टेड ऑफ डैमेजिंग द अनबॉर्न चाइल्ड। और ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि एसिड के साथ जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है तो इससे टॉक्सिक गैस पैदा होती है। दोस्तों, अब इस वीडियो का वक्त खत्म होता है। ये वीडियो अब इख्तिताम पजीर होती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और आप जरूर कंसिडर करें कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।